हेलो एवरीवन, वेलकम टू नालंदा आईएएस एकेडमी। और चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं पार्ट 5 जो कि है जल। और ये आपकी 7th यानी कि 7वीं कक्षा की बुक है, ज्योग्राफी की, भूगोल की। तो जल के बारे में हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे कि आपकी पृथ्वी में कहाँ कहाँ पर आपको जल मिलता है, कहाँ जो है आपको मतलब खारा पानी मिल रहा है, कहाँ साफ पानी मिल रहा है, कितना प्रतिशत पानी आपका कहाँ पर है आपकी पृथ्वी में, और इसके साथ साथ जो जल है उसमें किस तरह से मूवमेंट होती है। जो ये मूवमेंट हो रही है वो जैसे कि आपके पानी में कुछ जो है धाराएं चलती हैं, कुछ ज्वार भाटा आते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहाँ क्या है ना कि सबसे पहले शब्दावली में थलशाला दिया हुआ है। थलशाला का मतलब क्या है? यह छोटे घर के पौधे, मतलब छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता होता है। क्या होता है? अहाता। ठीक है। अब यहाँ आपकी कह रहे हैं कि अपनी थलशाला बनाएं। कैसी थलशाला बनाएं? तो ये कह रहे हैं एक बड़े जार के 1/4 भाग में मिट्टी भरकर उसे अच्छी तरह दबा दो। मिट्टी को अच्छी तरह दबा दो, इसके ऊपर ह्यूमस की एक पतली परत लगाएं। ठीक है। पहले सबसे बड़े पौधे लगाओ, उसके बाद उसके चारों ओर छोटे छोटे पौधों को व्यवस्थित करें। ठीक है जी। इसमें होगा क्या, कुछ आपको जल की फुहार छिड़के जार को बंद कर दें, मतलब फुहार इसके अंदर डालें और फिर जार को बंद कर दें। पत्तियों एवं मिट्टी के द्वारा वाष्पित जल संघनित होकर जल की बूंदों के रूप में नीचे गिरता है। मतलब पहले ये संघनित होगा, आपको ऐसा लगेगा ये ऊपर ऐसे बन रहा है और फिर ये नीचे करके गिर जा रहा है। तो ये आप खुद एक्टिविटी करके देखेंगे और यही आपको दिखेगा कि किस तरह से पानी जो कि आपका एक जगह पर है वही आपको कहीं और ऐसे इस तरह से मूवमेंट करते हुए पानी आपका वही जल ऊपर नीचे होता रहता है। यहाँ बस ये आपको इतनी बताने की बात कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए ज़रा देख लेते हैं कि ये यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जल के बारे में ना सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनता है। तो कह रहे हैं आप नदी, जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम, अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। बच्चे वर्षा से भरे गड्ढों में कागज़ की नाव चलाकर बहुत खुश होते हैं। मुझे नहीं पता आजकल बच्चे चलाते हैं या नहीं, पर पहले बहुत चलाते थे। मैंने रिसेंटली अभी किसी बच्चे को देखा नहीं, मैं बस ये इसलिए कह रही हूँ, शायद आप लोगों ने भी चलाई हो। तो दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है। हाँ, तो वह जल कहाँ जाता है? तो ये क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं क्या? अगर नहीं आते हैं तो अब इस तरह से सोचना शुरू कीजिए। कह रहे हैं कि सूर्य के ताप के कारण जल जो है ना वो वाष्पित हो जाता है। तो इस लाइन को मैं चाहूंगी आप हमेशा ध्यान रखें कि सूर्य के ताप के कारण जल क्या होता है? वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर ये जो जल वाष्प है ना ये संघनित होने लग जाता है और संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहां से यह वर्षा, हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र में नीचे गिरता है। मतलब सिर्फ आप ये मत सोचो कि समुद्र में धरती पर ही बारिश हो रही है, ये समुद्र पर के ऊपर भी आपके बरसता है। तो जिस प्रक्रम में जल लगातार अपना स्वरूप बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच में चक्कर लगाता रहता है। मतलब वही सेम जल है जो कहीं आपको महासागर में दिखेगा, कभी आपके वायुमंडल में इधर उधर चक्कर लगा रहा है, कभी आपके धरती के बीच का चक्कर लगा रहा है। ठीक है। तो उसको ये जो ये चक्कर लगा रहा है ना जल, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं जल चक्र। क्या कहते हैं? जल चक्र। ध्यान से सुन लें, जल सिर्फ क्या कर रहा है कि अपना स्वरूप बदल रहा है, बाकी ये करता क्या है? महासागर, वायुमंडल और धरती के बीच में चक्कर लगाता रहता है और इसी को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं जल चक्र। तो आई होप आपको जल चक्र का मतलब समझ में आया होगा। अब जो इन्होंने आपसे थलशाला में करवाया था ना वो क्या था, जरा देख लें कि हमारी पृथ्वी जो है ना वो थलशाला के समान है। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वही आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं ना, हो सकता है कि वह कभी सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता था। तो मतलब ये जल जो है ना, ये देखिए यहाँ पर आपको ये एक और फिगर देके समझाया, चित्र देके समझाया। क्या है? यहाँ पर आपके जलाशय में जल है, ये वाष्पीकरण होके ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जाके ये संघनित होता है और फिर यहाँ पर ये बादल बन रहे हैं और उसके बाद ये वर्षण के थ्रू आपका फिर यहीं पर आ गया है। ठीक है जी। तो ये है आपका पूरा जल चक्र। और जल का रूप बदलना, ये गैस की फॉर्म में ऊपर गया है, फिर यहाँ पर संघनित होके ये बूंदों का रूप लेके ये फिर ये नीचे वर्षण में आ गया है। तो यही आपके इस जल की, मुझे ये जल चक्र की खूबसूरती लगती है कि इन्होंने कितने अच्छे से कह दिया कि हो सकता है कि जो जल आप आज हरियाणा में देख रहे हो वो कभी अमेजन नदी में बहता था। तो अलवण जल मतलब जिस जल को आप यूज कर सकते हैं पीने की तरह भी। तो अलवण जल के मुख्य स्रोत क्या हैं? जैसे कि हम नदी का पानी पीते हैं, ताल, सोते एवं हिमनद हैं, तो ये अलवण है, इनमें लवण की मात्रा नहीं है या ना, मतलब ना के बराबर है। महासागरों और जो समुद्र का जल है ना ये लवणीय होता है। कैसा होता है? लवणीय होता है।
तो ये लवणीय जो जल है वो कौन सा है, महासागर और समुद्रों का। इसमें होता क्या है, तो इसमें अधिकांश नमक, सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। तो लवणीय जल में क्या होता है, ये चीज़ आपको यहाँ से पता लग जाती है, ध्यान रखना, नमक, सोडियम क्लोराइड या जिसका आप खाने के यूज में करते हैं ना, वो आपका नमक होता है। ओके, आपने यहाँ पर ये आपको ना ये बहुत अच्छे से यहाँ पर ये जितने भी जल स्रोत हैं आपके या महासागर हैं इन सब के बारे में इस मैप में बहुत अच्छे से दे दिया है, जिसे हम मानचित्र कहते हैं। तो आप अपने बुक की मानचित्र में इन सारे जो आपके जल के स्रोत हैं उनको आप अच्छे से देख सकते हैं। जैसे यहाँ नदियों के बारे में दिया गया, विक्टोरिया झील है, ये आपकी ऑरेंज नदी है, देख रहे हैं, ये यहाँ पर आपका भूमध्य सागर है, ओके, ये कैस्पियन है, ये काला है, यहाँ पर आपकी ब्रह्मपुत्र गंगा नदी बह रही है, ये बंगाल की खाड़ी है, ये अरब का सागर है, ये हिंद महासागर है। तो यहाँ आपको एक तरह से पूरे जल जो आपके स्रोत हैं उनके बारे में अच्छे से बताया गया है, आप अच्छे से देखें और फिर हम चलेंगे आगे। यहाँ इतना क्लियर नहीं है तो मैं चाहूँगी सब अपने अपने मैप में देखें, अपनी अपनी बुक में। ओके, तो चलते हैं आगे। अब ये कह रहे हैं ना कि आपका ये जो जल है ना ये किस तरह से वितरित है आपको पृथ्वी पर कहाँ पर कैसे और कितना मिलेगा। तो कह रहे हैं लवणता, सबसे पहले ना आप ये सारी चीज़ें देखने से पहले, क्योंकि हमने जल में लवण और अलवण शब्द का यूज़ किया है तो मैं चाहूँगी आप लवणता का मतलब समझें। तो लवणता कह रहे हैं कि 1000 ग्राम जल में जो नमक की मात्रा मौजूद होती है ना, तो महासागर की जो उसी को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं लवणता। लवणता है क्या कि 1000 ग्राम जल में जो नमक की मात्रा मौजूद है उसे कहते हैं लवणता। अब ये जो लवणता है ना आपको कहाँ कितनी मिलेगी, तो कह रहे हैं महासागर में ना ये औसत 35 होती है, 35 भाग प्रति 1000 ग्राम। ठीक है, तो ये आपको इतना महासागर में इतनी लवणता मिलती है। ओके, अब इससे नीचे एक और बात कह रहे हैं कि इजराइल के जो डेड सी यानी कि मृत सागर है ना उसमें 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है, और तैराक इसमें प्लव कर जाते हैं, मतलब डूबते नहीं हैं, हाँ, उसमें तैरते रह जाते हैं, क्योंकि नमक की अधिकता इतनी है कि उस पानी को इतना डेंस बना दिया ना, इतना सघन बना दिया है कि उसमें आप तैरते रहते हैं, डूबते नहीं हैं। तो आई होप आपको लवणता समझ में आई होगी। और हम चलते हैं जल का वितरण की तरफ कि कहाँ कितना जल का वितरण आपको देखने को मिलता है। सबसे पहली बात कि पृथ्वी का 3/4 भाग क्या है, जल से ढका हुआ है। यह धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है। मतलब सिंपल सी बात है कि आपकी पृथ्वी पर जितना आपका पोर्शन आपको रहने के लिए मिला है ना, उससे कहीं ज़्यादा आपका जल का पोर्शन आपको मिला है। जो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है भाई, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो सिंपल सी बात है क्योंकि ये लवण वाला जल है। ये महासागरों में आपको जो देखने को मिलता है ना, तो वो अलवणीय नहीं है, तो इसीलिए हमें पीने के जो हमारे पानी है उसमें आपको कमी, या फिर हम कहेंगे कि जो मतलब हमारी मजबूरी है कि हम जो है पानी को वेस्ट ना करें। वैसे मजबूरी क्या है, ऐसा होना भी चाहिए कि बेशक आप अगर कोई चीज़ आपके यूज़ करने के लिए नहीं है तो ना उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, एक्सेस यूज़ किसी का नहीं करना चाहिए। और वैसे पृथ्वी पे आपको इतना जल ज़रूर मिला है कि आप अगर ठीक से यूज़ करें तो आपके पीने के लिए बहुत है वो, और आपकी आने वाले जनरेशन के भी काम आ सकता है। तो कह रहे हैं कि पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है। कितना उपलब्ध है ये आप इस तालिका से देख सकते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित तालिका में जल वितरण का प्रतिशत दिया गया कि मान लीजिए कि आपके पास जितना जल है ना वो पूरा कितना है, तो वो है आपका लगभग 100%। जैसे हम कहते हैं ना 100% आपका मान लेते हैं कि मान लीजिए 100 इकाई आपकी जल है, तो उसमें से महासागरों में 97.3% है, 97.3% जल आपका सिर्फ महासागरों में है। तो 3% से भी कम कितना है आपके पास बाकी जगह पर है, तो देख लेते हैं उसमें। उसके बाद 2% जल जो है वो आपका बर्फ छत्रक में है, जमा पड़ा है। फिर 0.68% आपका भूमिगत है, ग्राउंड वाटर जिसे हम कहते हैं। और झीलों का जो अलवण जल है ना वो है 0.009%। स्थलीय समुद्र एवं नमकीन जो झीलें हैं वो कितनी है, तो वो भी सेम है, उतनी ही 0.009%। वायुमंडल में कितना है, तो 0.0019% है। और उसके बाद आपकी नदियों में आपको कितना मिलता है, तो 0.001%। देख रहे सबसे कम पोर्शन जो है वो आपकी नदियों का है, जो हमें लगता है कितनी बड़ी नदी और कितना बह रही थी। इससे ये पता चलता है कि आपको कितनी संभाल के अपने नदियों का पानी को यूज़ करना चाहिए, उनको वेस्ट नहीं करना चाहिए, उनको प्रदूषित नहीं करना चाहिए। समझ रहे हैं। तो चलते हैं आगे और देखते हैं, कह रहे हैं कि आप साधारण क्रियाकलाप द्वारा भी ना जल के वितरण को प्रदर्शित कर सकते हैं। कैसे, जैसे इन्होंने ये लिया, क्या लिया है कि हम मान लेते हैं कि आपके पास जो कह रहे हैं कि 2 लीटर पानी ले लो, ठीक है, आपने 2 लीटर पानी लिया। ये मान लो ये जो 2 लीटर पानी है ना, ये आपके पूरी पृथ्वी पर जितना जल आपको मिलता है वो है 2 लीटर पानी, ठीक है। अब एक बर्तन में इसमें से ना 12 चम्मच जल निकाल के रख लो। तो ये जो आपने 12 चम्मच दूसरे कटोरे में निकाल के रखे हैं ना,
तो उसके बाद जो बाकी जल आपका बचता है वो लवणीय जल को दर्शाता है। तो यानी कि सिर्फ वो जो 12 चम्मच है वो आपके पास बाकी का जल है, ठीक है। तो 12 चम्मच के अलावा वाला पानी का उसके जो बाकी जो पानी है वो है आपका महासागर और जो समुद्रों में पाया जाता है। ये जल आपके उपयोग के लिए तो है नहीं, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि हमारे पास मात्र कितना जल बचा। ओके, बिना नमक का जल या अलवणीय जल कितना सा बचा है। अब कह रहे हैं कटोरे में निकाल के जो आपने 12 चम्मच जल रखा था ना, तो ये है आपके पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण अलवण जल। अब इस जो 12 चम्मच है उसमें से 9 चम्मच जो जल है वो आपके बर्फ में जमा पड़ा है, बर्फ छत्रक है, ठीक है। 2 चम्मच आपके ग्राउंड में चला गया, 9 2 11 चम्मच हो गए। बाकी का जो 1 चम्मच है ना उसमें से आधा चम्मच जो है आपके झीलों में और 1 बूंद आपको नदियों में दिखाई देता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि मात्र कितना पानी आपके पास ऐसा है जो आप पीने लायक आप यूज कर सकते हैं। और मुझे ये एग्जाम्पल बहुत बेस्ट लगता है क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से हम नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि हमारे पास कितना जल है और उसमें से मात्र कितना हमारे यूज़ के लिए है जो अलवणीय है। कह रहे हैं कि जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है, बिल्कुल सही बात है। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद करते हैं। और ये जो है ना कि भाई पानी की प्यास तो केवल जल ही बुझा सकता है, इसका बेस्ट जो यूज़ किया है वो हमारी जव्य मैट में हमारी करीना जी ने किया है ना, कि भाई पानी की प्यास तो बस पानी बुझा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि पानी कितना इंपॉर्टेंट है। उस टाइम पर आपको कुछ भी पीने को दिया जाए आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, पानी तो बस पानी चाहिए। यहाँ पर एक बात और आपको जानकारी में दी गई है, वो क्या कि 22 मार्च विश्व जल दिवस जो है के रूप में मनाया जाता है। अब उस दिन हम करते क्या है, तो जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित करते हैं, मतलब लोगों के बीच में इसका प्रसार करते हैं कि किस तरह से वो जल को बचा सकते हैं। महासागरीय परिसंचरण की अगर हम बात करें तो कह रहे हैं कि जब आप समुद्र तट पे चलते हो ना तो आपको बड़ी जादुई अनुभूति होती है। पुलिन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध, वो जो नमक की जो गंध होती है, एवं लहरों का संगीत, सब कुछ क्या करता है, हमें बहुत सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। तो ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत, क्योंकि आपको पता है कि ताल का पानी कैसा होता है, शांत सा होता है ना, झील का पानी शांत होता है। तो कहने कि जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान होता है, यह कभी शांत नहीं रहता। महासागरीय की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं। अब मतलब हमने ये तो कह दिया कि इसमें मूवमेंट हो रही है, कभी शांत नहीं हो रहा है, तो कौन सी है, किस तरह की इसमें चाल है, तो उसमें आती हैं तरंगे, उसमें आते हैं ज्वार भाटा और उसमें आती हैं धाराएं। तो चलिए जरा ये देख लेते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है। सबसे पहले बात कर रहे हैं तरंगों की। किसकी बात कर रहे हैं? तरंगों की। तो यहां आपको कॉर्नर पे क्या दिया है कि जब समुद्री सतह पर पवन बहती है ना तो वो क्या करती है, वो तरंगों को उत्पन्न करती है। जितनी ही तेज पवन होती है, बहती है, जितनी तेज पवन बहेगी तरंग भी उतनी बड़ी होती जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं तरंगों की। समुद्र तट पर ये कह रहे हैं कि आप गेंद से खेलते समय जब आप गेंद जल में गिर जाती है ना तो क्या होता है, क्या कभी आपने देखा है? नहीं देखा है तो अगर आप समुद्र के किनारे रहते हैं तो जरूर करके देखिए। यह दृश्य बड़ा ही मनोरंजक होता है, कैसे तरंगे एक साथ गेंद तट पर वापस लौट आती हैं। तरंगों के साथ मतलब क्या होता है ना कि आपकी बॉल गई और फिर जैसे जैसे लहरें आती हैं ना तो वो वापस आपके पास आ जाती है। तो जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता है ना तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं तरंगे। क्या कहते हैं? तरंगे। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं कि तूफान में तेज वायु चलने पर, तूफान आया, बहुत तेज वायु चली तो बहुत बड़ी बड़ी तरंगे आते हैं, विशाल तरंगे उत्पन्न होती हैं। इनके कारण होता क्या है, तो बहुत विनाश होता है, बहुत विनाशकारी होती है ये। भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार या जल के नीचे के जो भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं सुनामी, जिसे सुनामी कहते हैं। अब तक की जो सबसे विशाल सुनामी थी वो क्या थी, तो 150 मीटर मापी गई थी। ये मापा नहीं है, मापी है, मापी गई थी। ये जो तरंगे थी ना, ये जो इस टाइम पर सुनामी पर आई थी, 700 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा इनकी रफ्तार थी। 2004 के सुनामी में भारत के तटीय क्षेत्रों में बहुत ज्यादा विनाश हुआ। सुनामी के बाद हमारा जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो इंदिरा पॉइंट है ना, तो कह रहे हैं कि हमारा इंदिरा पॉइंट तो बिल्कुल डूब ही गया। क्या कह रहे हैं, वाकई ऐसा हुआ था कि हमारा इंदिरा पॉइंट तो डूब ही गया। सुनामी, अभी हम सुनामी कर रहे हैं भाई, बहुत ज्वारीय तरंगे उठती हैं, बहुत तेजी तरंगे उठती हैं, ये सुनामी है क्या एग्जैक्टली? तो यहाँ इन्होंने आपको बता दिया है कि सुनामी जो है जापानी भाषा का एक शब्द है और इसका अर्थ क्या होता है, पोताश्रय तरंगे। क्योंकि सुनामी आपके पोताश्रय को नष्ट कर देती है
इसलिए इसे पोताश्रय तरंगे कहते हैं। अब सुनामी हमने 2004 का सुनामी देखा है, तो हम जरा सुनामी के बारे में यहाँ पर डिटेल में देख लेते हैं कि पृथ्वी का क्या तांडव था सुनामी में। यहाँ पर इन्होंने हमें बताया है क्योंकि ऐसा ही हुआ था, ये रियल घटना है। आप ऐसा ना सोचेंगे कि ये ऐसा नहीं हुआ है, जो वहाँ पर थे उन सब ने बहुत विनाशकारी रूप देखा था। तो चलिए जरा देख लेते हैं कि 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगों अथवा पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ था। ये तरंगे उस भूकंप का परिणाम थी, मतलब सुनामी जो आई उससे पहले भूकंप आया था, जिसका जो अधिकेंद्र था ना, इसका जो एपिसेंटर था वो कहाँ था, वो था आपका सुमात्रा की पश्चिमी सीमा, जो आपकी जावा सुमात्रा आप देखेंगे। अभी आप मैप देखोगे, अगर आपने मैप नहीं भी देखा है तो आप एशिया कॉन्टिनेंट वाला मेरा मैप देखें, उसकी वीडियो आप देखोगे, उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो एशिया कॉन्टिनेंट का जो मैप है ना, उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से आप लोगों को बताया कि कहाँ पर क्या चीज़ें हैं। तो वहाँ आपको बताया कि सुमात्रा का जो पश्चिमी सीमा है वहाँ पर आपका इसका एपिसेंटर था। इस भूकंप की जो तीव्रता थी वो कितनी थी, 9.0। तो इस भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 9.0 मापी गई थी। और इसमें हुआ क्या कि भारतीय जो प्लेट है ना, वो बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई। भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी। और हुआ क्या, अब देखिए, जैसे आपकी ये जो दो प्लेट्स हैं, भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंसी, तो यहाँ पर जो पानी है वो भी नीचे चला जाएगा ना। तो इसमें हुआ क्या कि समुद्र तल में आकस्मिक गति उत्पन्न हो गई। तो समुद्र तल में आकस्मिक गति उत्पन्न हुई, तो इस कारण ये भूकंप आया। अब ये भूकंप आया तो कह रहे महासागरीय तल लगभग 10-20 मीटर तक विस्थापित हो गया। तल से 10-20 मीटर तक वो स्थापित हो गया और नीचे की दिशा में झुक गया। ये आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि ये दो प्लेट्स हैं, यहाँ पर पानी है, अगर ये प्लेट इसके नीचे जाएगी तो यहाँ का पानी भी तो ऐसे करके इधर सिंक करेगा ना। तो तट से ये ऐसे करके ये पीछे की तरफ चला गया, तो पानी अचानक से पीछे की तरफ आ गया। हुआ क्या कि लोग ना ये देखने के लिए वहाँ पर बड़ी उत्सुकता से चले गए कि ये पानी इतना पीछे कैसे चला गया है। एंड होता क्या है कि जब पानी अचानक से पीछे गया और फिर सारा पानी जैसे ऐसे करके फोर्स से जाता है, तो वो दोबारा बैक भी मारता है ना। तो जो बैक मारा तो उससे और ज़्यादा नुकसान हुआ था इस टाइम पर। तो वही चीज़, ये घटना आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए ज़रा देख लेते हैं कि हुआ क्या। महासागरीय तल लगभग 10-20 मीटर तक विस्थापित हो गया और नीचे की ओर झुक गया। इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर बहने लगा। ठीक है, फलस्वरूप दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री तट से जल हटने लग गया। भारतीय प्लेट के बर्मा की प्लेट के नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र तट की ओर फिर लौटा। तो यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर घंटे की गति से आया, जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयान की गति से की जा सकती है। मतलब आपके जो कमर्शियल जहाज जो उड़ते हैं ना जिस स्पीड से, उससे आप इसकी तुलना कर सकते हैं, उस स्पीड से आपका पानी बह आ रहा है। और इसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूर्णतः डूब गए, पूरे फिर से वो डूब गए। तो भारतीय सीमा का धूर जो आपका दक्षिणी पॉइंट इंदिरा पॉइंट है ना, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के में स्थित है, पूरी तरह से डूब गया। जब सुमात्रा में भूकंप के अधिकेंद्र से तरंगे सुमात्रा की तरफ से अंडमान द्वीप समूह और श्रीलंका की ओर बढ़ी, आपको पता है ना तरंगे भी फिर ट्रेवल करती हैं, तो तरंगों की लंबाई कम हो गई। मतलब वहां जितना नुकसान किया अंदर, उतना वो वहां तक पहुंचते पहुंचते नहीं कर पाई। जल की गहराई भी कम होने के साथ साथ इनकी गति भी 700-900 किलोमीटर से 70 किलोमीटर घंटे से कम हो गई। मतलब आया जब ये 700 की स्पीड से था, लेकिन तट तक पहुंचते पहुंचते इसकी स्पीड कम हो गई। समुद्र तट से सुनामी तरंगे 3 किलोमीटर तक की गहराई तक गई थी। कहां तक गई? 3 किलोमीटर तक की गहराई तक, जिनके फलस्वरूप हुआ क्या कि 10,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। तो आप देख सकते हैं कि कितना भारी नुकसान हुआ था। और भारत की ही अगर हम बात करें तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। तो ये था आपका जो तांडव था सुनामी का। यद्यपि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, सभी जानते हैं, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणाली क्रियाशील है। मतलब प्रशांत महासागर में ये सिस्टम डेवलप हो चुका है, लेकिन हिंद महासागर में सुविधाएं नहीं है। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी ही आती है, क्योंकि यहाँ भूकंपी क्रिया बहुत कम होती है। ठीक है, तो ये भी बात ध्यान रखें कि हिंद महासागर में क्या होता है, सुनामी कभी कभी आती है। ओके, बात करते हैं दिसंबर 2000 में और क्या हुआ था। तो दिसंबर 2004 में जिस सुनामी ने दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के तटों पर तबाही मचाई ना, वो पिछले कई सौ वर्षों की सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी थी। हिंद महासागर में निरीक्षण
आरंभिक चेतावनी की प्रणालियों एवं हिंद महासागर के तटीय निवासियों में जागरूकता की कमी के कारण जीवन और संपत्ति की अत्यधिक क्षति हुई। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए पानी वहां पर अंदर की तरफ गया था, तो तटों से जो पानी अंदर की तरफ गया तो लोग उसे देखने के लिए चले गए, इससे भी और ज्यादा नुकसान हुआ था। तो अगर लोगों में पहले से जागरूकता होती तो लोगों को जब पता चलता कि पानी बह गया तो उनको अंदाजा होता कि दोबारा ये कितनी स्पीड से वापस आएगा, तो वो क्या होता कि उस जगह को छोड़ के आगे कहीं बढ़ते, तो उतने लोग बच सकते थे। तो यही ये कोशिश की जा रही है कि लोगों में पहले से जागरूकता होनी चाहिए। तो सुनामी आने का प्रथम संकेत क्या होता है? ये होता है कि तटीय क्षेत्र से जल तेजी में जो जल होता है ना, उसमें तेजी से कमी आती है और फिर विनाशकारी तरंगें उठने लगती हैं। जब तट पर ऐसा हुआ था ना, तो लोग ऊंचे स्थानों पर ना जाकर उस अचंभे को देखने के लिए और पीछे तट पर एकत्रित हो गए थे, जबकि उन्हें करना क्या चाहिए था कि ऊंचे स्थानों पर चले जाते। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि जागरूकता की कमी थी। तो इसके फलस्वरूप जब सुनामी की विशाल तरंगें आई तो बड़ी संख्या में उत्सुक खड़े दर्शकों की मृत्यु हो गई थी। तो ये बड़ी ही दुखद घटना थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे और लोगों को ये बातें मतलब समझ में आएंगी। जैसे ये 7th क्लास में ही दे दिया गया, तो बच्चों में जागरूकता होगी, वो आगे जाके बड़ों को बताए, और इस तरह से काफ़ी जागरूकता फैलाई गई होगी। चलते हैं, बात करते हैं दूसरी तरंगों की। तो हमने बात कर ली, अब बात करते हैं ज्वार भाटा की। देखिए ज्वार भाटा क्या है कि दिन में 2 नियम है। क्या? 2 बार नियम है कि महासागरीय जल एक उठेगा एंड देन गिरेगा। तो इसी को जब उठता है तो कहते हैं ज्वार, और जब नीचे गिरता है तो उसे कहते हैं भाटा। तो चलिए जरा देख लेते हैं कि दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना ज्वार और भाटा कहलाता है, ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक जल उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ज्वार। क्या कहते हैं? ज्वार। और जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तट से पीछे चला गया है तो उसे हम कहते हैं भाटा। क्या कहते हैं? भाटा। तो यही है ज्वार भाटा। तो ज्वार भाटा दिन में 2 बार होता है। चलिए जरा देख लेते हैं। सूर्य और चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, आपको पता है सूर्य में भी गुरुत्वाकर्षण बल है और चंद्रमा में भी गुरुत्वाकर्षण बल है। हर ऑब्जेक्ट का अपना अपना गुरुत्वाकर्षण बल है। पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। तो ध्यान रखना, सूर्य और चंद्रमा की वजह से ये आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है तो क्या होगा? उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो जल को क्या करते हैं? अभिकर्षित जल जो है अभिकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। क्या होते हैं? उच्च ज्वार आते हैं। तो ये लाइन जरा ध्यान से देख लें। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है तो उस समय पर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है और उसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। ठीक है, आगे देखें तो ये पूर्णिमा और जो अमावस्या है ना, पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। तीनों एक सीध में होते हैं तो क्या होगा? इस समय सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं। ये वाली जो कंडीशन है ना, इस टाइम पर क्या होता है? ऊंचे ज्वार आते हैं और इस ज्वार को बृहद ज्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बृहद ज्वार कहा जाता है। लेकिन जब चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत हो, लाइक ऐसे हो, जो कि आपका इस फिगर में था, ये इसमें, ये ना ऐसे इस राइट एंगल शेप में, तो अब क्या है? ये दोनों अपनी अपनी डायरेक्शन में बल लगा रहे हैं। तो उतना बल दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो ज़्यादा नहीं लगेगा, तो लघु आपके जो है ज्वार भाटा आते हैं, निम्न ज्वार भाटा आते हैं। तो वही वो कह रहे हैं कि जब चांद और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में से महासागरीय जल पर पड़ता है तो परिणाम स्वरूप क्या होगा? तो निम्न ज्वार भाटा आते हैं और ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहा जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको लघु और बृहद का मतलब पता चला होगा। तो देखिए एक लाइन में कब होते हैं? पूर्णिमा और आपके अमावस्या के टाइम पर। ठीक है, तो उस टाइम क्या आएंगे? बृहद ज्वार आएंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं उच्च ज्वार जो है वो क्या करता है। तो नौ संचालन में बहुत सहायक होता है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। अब जब तट की ऊंचाई तक पहुंच जाएंगे तो जहाजों को बंदरगाह तक पहुंचने में सहायता मिलती है। उच्च ज्वार के टाइम पर और क्या होता है? तो मछली पकड़ने में भी मदद मिलती है, क्योंकि वो तट से ज़्यादा पानी बाहर आ रहा है तो उस टाइम पर क्या होगा? मछली भी तट तक आएगी। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं। इसके परिणाम स्वरूप मछुआरों को बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ने में मदद मिल जाती है। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटा से ना होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ज्वार भाटा आपको समझ में आया होगा, इसके उपयोग समझ में आएंगे। नौ संचालन में, मछली पकड़ने में और विद्युत उत्पन्न करने में आपके ये ज्वार भाटा काफ़ी मददगार होते हैं। जो तीसरा है महासागरीय धाराएं, चलिए जरा उसकी तरफ कर चलते हैं। तो सबसे पहले क्रियाकलाप देख लेते हैं। कह रहे हैं एक बाल्टी को नल के पानी से 3/4 भर लें। बाल्टी के एक और निमज्जन छड़ डालकर पानी को गर्म करो। दूसरी ओर फ्रिज से निकली बर्फ डाल दो। तो आप क्या देखोगे कि एक बूंद लाल स्याही उसमें आप डाल दो।
आपने एक तरफ से पानी को गर्म होने के लिए उसमें रॉड डाल दी है और दूसरी तरफ से आपने फ्रिज का जो मतलब बर्फ़ है वो डाली है, ऊपर से एक लाल ड्रॉप डाल दिया, तो आप क्या पाओगे कि प्रक्रिया के द्वारा आप देखो कि धारा के मार्ग का निरीक्षण करना है आपको कि ये पानी किस तरह से चल रहा है। ठीक है, जो ठंडा पानी है वो ऐसे सिंक करेगा, डूबेगा, और जो गर्म होता जाएगा पानी वो ऊपर उठेगा। इस तरह से आप देखोगे कि वो लाल जो स्याही है वो भी इस तरह से मूव करने लग जाएगी। इसी तरह से आपकी महासागरीय धाराएं भी मूव करती हैं। तो चलिए ज़रा देखते हैं। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धारा है। जल की धारा है, नियमित रूप से ऐसे चलती रहती है। महासागरीय धाराएं गर्म होती हैं और ठंडी भी हो सकती हैं। अब देखिए गर्म ठंडा होने का रीज़न क्या है? जो गर्म क्षेत्र से हवा चले जो आपकी महासागरीय धाराएं चलेंगी वो गर्म होगी, और जो ठंडे प्रदेश से चलेगी, जमे हुए आपके बर्फ के रीजन से चल रही है, वो ठंडी धाराएं होंगी, है ना। तो सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं कहाँ होती हैं? तो भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर प्रवाहित करेंगी, क्योंकि गर्म से ठंडे की तरफ ट्रैवल करेगी ना। और वहीं जो आपकी ठंडी धाराएं है ना, वो कहाँ से चलेंगी? तो नॉर्थ और साउथ पोल आपका जमा हुआ है, तो नॉर्थ और साउथ से चलेगी और भूमध्य की तरफ आएगी, है ना। तो ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्ण कटिबंधीय, यानी कि यहाँ की तरफ उष्ण कटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रभावित होती हैं। अब इन्होंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी दे दिया, जैसे कि लेब्राडोर जो महासागरीय धारा है वो शीत जल धारा होती है, और जबकि गल्फ स्ट्रीम जल धारा जो है ना वो गर्म जल धाराएं होती हैं। ठीक है, तो महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को भी प्रभावित करती है। जैसे अगर मान लीजिए ध्रुव की तरफ से कोई जलधारा आ रही है तो वो ठंडी होगी, लेकिन जिस तरफ वो जा रही है तो उस क्षेत्र को क्या करेगी? ठंडा कर देगी। लेकिन अगर भूमध्य सागर से कोई गर्म जलधारा आ रही है तो वो गर्म होगी और वो उस क्षेत्र को क्या करेगी? तो गर्म कर देगी। ठीक है, तो बस यही है कि वो कह रहे हैं कि ये आपके तापमान को भी उस क्षेत्र के प्रभावित करती हैं। तो गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती हैं, तो वो जो स्थान है, हमेशा याद रखना कि वो स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। मतलब वहां पर मछली पकड़ने का बहुत अच्छा स्कोप होता है, क्योंकि वहां पर फिशरी बहुत अच्छी होती है। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो जापान के आसपास एवं उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट, नॉर्थ अमेरिका के पूर्वी तट पर इसके कुछ उदाहरण आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ना आपको जलधाराएं दिखा दी गई हैं। ठीक है, तो एक तो आप ये जापान के पास देखते हो ओएशी और कुरोशी आपके जो करंट हैं वो मिल रहे होते हैं। ठीक है, एक आपका आप यहाँ पर देखेंगे कि ये आपकी गर्म और ठंडा जो करंट है वो मिल रहा है। और हमने देखा यहाँ पर उत्तरी अमेरिका के पास, ये देख रहे हैं आप, हाँ, तो यहाँ पर भी आपको गर्म जलधारा जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये कुछ आपके रीजन से जहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर फिशरी भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो जब गर्म और ठंडी जलधारा मिलती है ना तो कोहरा बनता है। ठीक है, कोहरा बनता है। अब ये जहाँ पर कोहरा बनेगा तो नौ संचालन में बाधा उत्पन्न हो जाती है। तो ये भी इसका एक आप देख सकते हैं कि इसका आप ड्रॉबैक भी कह सकते हैं कि ये नौ संचालन में यहाँ पर प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ आपने देखा महासागरीय जलधाराएं, यहाँ आपने देखी ज्वार भाटा, और आपने देखी तरंगे, और आपने देखा क्या कि जल कहाँ पर कितना मिलता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इन क्वेश्चंस को ज़रूर डील करें इन द सेंस कि इसके क्वेश्चन आंसर्स लिखें। और हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। गुड बाय, टेक केयर।